चलो देखो, आज का पहला वंश है पौरव का ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है, पौरव के ब्रह्मपुर राज्य को पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वताकार। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हो गई थी? 647 ईस्वी में। कब हो गई थी? 647 ईस्वी में। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में जितने भी राजा थे सब अपने को क्या कर गए? स्वतंत्र घोषित कर गए। और बहुत सारे छोटे छोटे गढ़ या किलों का उन्होंने क्या कर लिया था? निर्माण कर लिया था। ठीक है, उन गढ़ या किलों से वो क्या करने लग गए थे? शासन करने लग गए थे। ठीक है, जिनमें 3 मुख्य राज्यों के नाम आते हैं। हर्षवर्धन के बाद 3 मुख्य राज्य, जो 3 बड़े राज्य थे, वो कौन कौन से थे? एक तो हो गया हमारा पौरव का ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य। ठीक है, एक तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये वाला राज्य स्वतंत्र हुआ था। दूसरा, 3 मुख्य राज्यों में दूसरा हो गया गोभिषाण का राज्य। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा हो गया? गोभिषाण का राज्य। और तीसरा राज्य हो गया शत्रुघ्न राज्य। ठीक है, 3 राज्य जो हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये स्वतंत्र हुए थे। इन 3 राज्यों ने शासन किया था। इन 3 राज्यों की जो स्थिति थी वो कहाँ से कहाँ तक थी? ठीक है, अभी पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक थी ये 3 राज्य। ठीक है, उत्तर में जो राज्य हुआ करता था, उत्तर पूर्व में जो राज्य हुआ करता था, उसका नाम था पौरव का ब्रह्मपुर राज्य। ठीक है, या पर्वताकार राज्य। ठीक, विद्वान कहते हैं कि जो पर्वताकार राज्य था या पौरव का राज्य था, यह गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, यानी कि उत्तर में जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है, चमोली हो गया और इधर को पिथौरागढ़ तक जो क्षेत्र हो गया, चमोली पिथौरागढ़, ये वाला जो क्षेत्र है, ये किस राजवंश से संबंधित था? पौरव या ब्रह्मपुर राज्य। इसमें अल्मोड़ा जिले का भी कुछ हिस्सा इसमें भी पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इनके देखेंगे तीनों राज्यों में जो पहला राज्य है उसका नाम है पौरव का ब्रह्मपुर राज्य। यही राज्य तीनों राज्यों में सबसे बड़ा था, जो कि सबसे लंबे विस्तार में फैला हुआ था। इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था। तो इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे पहले इनकी राजनीतिक स्थिति देखते हैं कि इनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी पौरव राजवंश वालों की। ठीक, पौरव राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ब्रह्मपुर थी। राजधानी कहाँ थी इनकी? ब्रह्मपुर थी। ठीक है, पौरव राजवंश की राजधानी ब्रह्मपुर। अब ह्वेनसांग ये कहता है कि उत्तराखंड का प्राचीन नाम भी हम क्या पढ़ चुके हैं? ब्रह्मपुर पढ़ चुके हैं। यानी कि पौरव वंश का राज समस्त उत्तराखंड क्षेत्र, जितना आज उत्तराखंड की भूमि है, उस समस्त कुछ भूमि को नगण्य मान के बाकी समस्त भूमि में सबसे बड़ा क्षेत्र इन्हीं का है। तो मतलब कि मूल उत्तराखंड पर उस समय किसका शासन था? पौरव राजवंश का ही शासन था। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र इन्हीं का है तीनों में से। तो मेन जो उत्तराखंड है उस पर सबसे ज़्यादा शासन किसका है? पौरव का। तो इसीलिए पूरा इनके राज्य को क्या कह दिया? ब्रह्मपुर का राज्य कह दिया। जबकि ब्रह्मपुर किसको कहा गया है? पूरे उत्तराखंड को ह्वेनसांग ने कहा है। ठीक है, पोलीमोपुलो का है, जिसका अर्थ वो निकलता है, ब्रह्मपुर निकलता है। ठीक, तो इनकी राजधानी कहाँ हो गई? ब्रह्मपुर हो गई। इनका धर्म कौन सा हो गया? बौद्ध धर्म। ठीक है, पौरव राजवंश वाले बौद्ध धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, और इनके जो जानकारी के स्रोत हैं तालेश्वर से, कुछ तालेश्वर जो पड़ता है, एक तो पिथौरागढ़ में पड़ता है, काली और कटिपानी घाट के संगम पे। ठीक है, और एक अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है तालेश्वर का मंदिर। ठीक है, देघाट के समीप पड़ता है ये। तो इसी अल्मोड़ा जनपद में तालेश्वर से 1915 में अष्ट धातु और ताम्र धातु के कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कुछ अभिलेख प्राप्त हुए 1915 में। वो अभिलेख किस वंश की जानकारी देते हैं? पौरव राजवंश की। पौरव राजवंश से संबंधित ही वो अभिलेख हैं। ठीक है, पौरव राजवंश के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तालेश्वर के अभिलेख कब प्राप्त हुए थे? 1915 में। किस धातु से बने हैं? ताम्र एवं अष्ट धातु से बने हैं ये अभिलेख। ठीक, ये अभिलेख किस वंश से संबंधित हो गए? पौरव वंश से। ठीक, इन अभिलेखों की जो भाषा है, जो वहाँ से अभिलेख मिले हैं, इनकी जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। और लिपि कौन सी है इनकी? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। ठीक है, तालेश्वर अभिलेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और भाषा कौन सी है उनकी? संस्कृत भाषा है। ठीक, अगला है, इसके इन अभिलेखों के अलावा अन्य कोई भी साधन पौरव वंश के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने उसे गुणा किया है, ऐसे क्रॉस घुमाया है कि और कोई साधन ऐसा नहीं है जो पौरव वंश के बारे में जानकारी दे, सिवाय किसके? तालेश्वर अभिलेखों के। ठीक है, तालेश्वर अभिलेखों के अलावा अन्य कोई भी साधन इनके बारे में जानकारी नहीं देता है। ठीक है, इन अभिलेखों को पढ़ने वाले या इन अभिलेखों के जो संपादक थे वो कौन थे? वायुगुप्ते। गुप्ते का नाम आता है। ठीक है, गुप्ते। तालेश्वर अभिलेखों के संपादक कौन थे? गुप्ते थे। ठीक, इनको पढ़ने वाले कहो। ठीक है,
अगला गुप्ते के अनुसार, जब गुप्ते ने इनको पढ़ा इन अभिलेखों को तो उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि पौरव जो राजवंश था वह गढ़वाल क्षेत्र से भी संबंधित था। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल तालेश्वर में अगर पौरव वंश के लेख मिले हैं तो इसका मतलब कि तालेश्वर के क्षेत्रों में उनका शासन रहा होगा। तालेश्वर अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा गढ़वाल क्षेत्र, क्योंकि वह भूमि जो लगी है, तालेश्वर की जो भूमि लगी है वह गढ़वाल जनपद को भी छूती है। ठीक है, चमोली जनपद या पौड़ी गढ़वाल इन दोनों से ही लगा हुआ एरिया है वो। ठीक है, तो इसलिए जो गुप्ते हैं वो ये कहते हैं कि पौरव का राज्य जो है वो गढ़वाल से भी संबंधित था। ठीक है, कुमाऊं तो था ही था, गढ़वाल में भी था। अगला, पौरव राजवंश कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार था पौरवों का। ठीक है, पश्चिम में गंगा नदी थी और पूर्व में कौन सी नदी थी? कर्नाली नदी। यानी कर्नाली नदी कहाँ बहती? घाघरा नदी। ठीक है, पश्चिम में कौन सी नदी हो गई? पश्चिम में गंगा हो गई। ठीक है, और पूर्व में कौन सी नदी हो गई? कर्नाली नदी। कर्नाली माने घाघरा नदी तक। ठीक है, सही है। अगला, यहाँ के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, पौरव राजवंश के जो यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये दो राजाओं का नाम मिलता है, वे दो राजाओं के हैं। ठीक है, पौरव वंश के दो राजा जिनके यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उनमें एक नाम है द्युतिवर्मन का और एक नाम है विष्णुवर्मन का। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में विष्णुवर्मन द्वितीय था, केवल विष्णुवर्मन का अभिलेख हो, विष्णुवर्मन द्वितीय का नहीं है, तो इसलिए द्युतिवर्मन सही आंसर था उसका। ठीक है, तो द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन के अभिलेख हैं। अगर पौरव वंश के तालेश्वर अभिलेख में तालेश्वर अभिलेख किस राजा के हैं? ठीक है, तो एक तो द्युतिवर्मन के हैं और एक किसके हैं? विष्णुवर्मन के। ठीक है, एक विष्णुवर्मन द्वितीय राजा भी है, उसके अभिलेख नहीं है वो। ठीक, उसका वह इसी वंश का था लेकिन उसका कोई अभिलेख नहीं है। अगला है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के अनुसार जो पर्वताकार राज्य था वही ब्रह्मपुर है। ठीक है, ह्वेनसांग ने इसी पर्वताकार राज्य को ब्रह्मपुर कहा। पर्वताकार क्यों कहा हमने? पौरव राज्य को पर्वताकार, चारों ओर से किससे घिरा हुआ था? ये पर्वतों से घिरा हुआ है उत्तर में। ठीक है, और इसी पर्वताकार राज्य को क्या कहा उन्होंने? ह्वेनसांग ने क्या कहा था? ब्रह्मपुर कहा था। और ब्रह्मपुर मतलब पोलिही मोपुलो। ह्वेनसांग ने तो अपनी भाषा में पोलिही मोपुलो कहा था, और पोलिही मोपुलो का अर्थ क्या निकलता है? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर माने उत्तराखंड, यानी समस्त उत्तराखंड माने पौरव का राज्य। ठीक है, अगला, ह्वेनसांग ये कहता है कि जो पौरव का राज्य था वो 667 मील से अधिक परिधि में फैला हुआ था। ठीक है, इसका विस्तार भी बताया उसने, काफ़ी अधिक विस्तार बताया, 667 मील से अधिक इसका विस्तार बताया, और चारों ओर से किससे घिरा हुआ था? पर्वतों से। इसी कारण इसको पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, जो इसका विस्तार है वो इस प्रकार है, विस्तार जो है वो इस प्रकार है, जैसे हमारा ये उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के, ठीक है, दिख रहा होगा, उत्तराखंड के बीच में जो है यहाँ पे गंगा नदी हो गई, और यहाँ काली के पूर्व में यहाँ पे हो गई घाघरा नदी। ठीक है, कर्नाली नदी तक ये वाला जो एरिया हो गया पूरा, ये हो गया। ठीक है, ये वाला जो एरिया हो गया गंगा से लेके कर्नाली तक, मैं इसे थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ बीच में गंगा नदी हो गई। ठीक है, और यहाँ घाघरा नदी हो गई काली से पूर्व में। तो गंगा से लेके जो ये वाला क्षेत्र है कर्नाली तक का क्षेत्र है, कर्नाली नदी नेपाल की हो गई है और गंगा भारत की हो गई है। ठीक है, गंगा से लेके ये वाला जो क्षेत्र है पूरा पूरा ये सारा क्षेत्र किसका हो गया? पौरव राजवंश का हो गया ये। ठीक है, ये हो गया पौरव राजवंश का क्षेत्र। ठीक, और गंगा से इधर की तरफ को दूसरा राज्य आएगा इसका शत्रुघ्न राज्य। ये हो गया शत्रुघ्न राज्य। गंगा से, गंगा जिसके पूर्व में है वो शत्रुघ्न, गंगा जिसके पश्चिम में है वो पौरव। ठीक है, पौरव के पश्चिम में है, शत्रुघ्न के पूर्व में है। ठीक, शत्रुघ्न राज्य जो पड़ेगा वो इधर को पड़ेगा। ठीक है, और जो नीचे वाला राज्य हो गया ये पीलीभीत यूपी वाला जो क्षेत्र हो गया ये, ठीक है, हम इसे ऊपर थोड़ा पौरव को और नीचे तक बना दें, इसे थोड़ा ऊपर दिखा दें ऐसे, तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये हो गया उसका, किसका? गोबिसाण का राज्य हो गया, तराई वाला क्षेत्र ये। ठीक है, ये हो गया गोबिसाण। ठीक, यहाँ पौड़ी गढ़वाल तक जहाँ रामगंगा नदी बह रही है, कालागढ़ बांध, ठीक है, वहाँ से लेके पूर्व में ये काली नदी, रामगंगा से लेके काली नदी तक का जो क्षेत्र हो गया पूरा पूरा ये सब किसका हो गया? गोबिसाण का राज्य हो गया ये नीचे। ठीक है, तो ये तीन राज्य हो गए। तीनों राज्य समझ में आ गए किसकी स्थिति कहाँ पे है?
ठीक है। जिसके पूर्व में गंगा नदी बहेगी वह शत्रुघ्न राज्य है, जिसके पश्चिम में गंगा नदी बहे वो कौन सा राज्य हो गया, पौरव राज्य, और पौरव के पूर्व में कौन सी नदी, कर्णाली नदी, ठीक है। गोविशान राज्य काशीपुर से रिलेटेड हो गया, पश्चिम में रामगंगा नदी इसकी भी बहती है, पूर्व में शारदा नदी मतलब काली नदी तक का क्षेत्र हो गया ये, ठीक है, सही है। अगला है इसके बाद इतिहासकार इस मत से सहमत होते हैं कि पौरव वंश का उद्भव जो हुआ था वो हर्ष के बाद हुआ था, ठीक है। हर्ष के बाद 3 राज्य स्वतंत्र हुए थे, उनमें एक पौरव भी था, ठीक है। पौरव वंश का उद्भव किसके बाद हुआ था, हर्ष के बाद हुआ था, इतिहास अधिकतर इतिहास का। लेकिन इसमें भी विद्वानों में मतभेद हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं ये पहले चलता था, कुछ कहते हैं बाद में चलता था, लेकिन अधिकांश जो मत हैं वो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अधिकांश मत ये है कि हर्ष के बाद ही पौरव राजवंश का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, ठीक है, और हर्ष के बाद ही चलता था यह वंश। अगला है पौरव राजवंश के राजा अपने को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, यानी गाय और ब्राह्मण के ये क्या हैं, शुभचिंतक हैं, ठीक है। गाय और ब्राह्मण का भला करने वाले लोग हैं ये, तो ये अपने को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे, ठीक है। और अगला है ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी हैं, मतलब ठीक, ये सोनवंशी थे। कौन से वंश के थे ये, सोनवंश के थे, सोनवंशीय लोग थे ये। कौन, पर्वताकार या पौरव राजवंश वाले, ठीक। अगला, इनके कुल देवता बीणेश्वर स्वामी थे, ठीक है। बीणेश्वर स्वामी का मंदिर भी पौड़ी में ही पड़ता है, बिनसर मंदिर जिसे कहते हैं, ठीक है। ये उनके कुल देवता हुआ करते थे, ठीक, किनके, पौरव के, ठीक है। बिनसर का मंदिर एक अल्मोड़ा जिले में भी है, बिनसर के कई मंदिर है लेकिन गढ़वाल जिले में इनका जो बीणेश्वर स्वामी जो हैं वो गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है, और बिनसर मंदिर भी कहते हैं उसको, वो इनके कुल देवता हुआ करते थे, ठीक है। अगला है इनके शासक, पौरव राजवंश के कौन कौन, राजनीतिक स्थिति हमने देख ली उनकी, ठीक है। अगला है उनके शासक, शासक कौन कौन से थे। सबसे पहले आता है संस्थापक, देखो 3 शासकों का नाम इसमें मुख्य है। नंबर 1 है अग्निवर्मन, नंबर 2 द्युतिवर्मन, नंबर 3 विष्णुवर्मन। इसके अलावा एक विष्णुवर्मन द्वितीय भी इनका राजा होता है, ठीक है। लेकिन हम 3 ही राजाओं के मुख्य जो राजा हैं वो 3 ही हैं। संस्थापक अग्निवर्मन हो गया, और जो कि एक स्वतंत्र राजा था, ठीक है। देखो स्वतंत्र किसे कहेंगे, जिसकी उपाधि जो होगी परम भट्टारक महाराजाधिराज। अगर खाली अधिराज की उपाधि होती तो यह किसी के अधीन शासन कर रहा होता, ठीक है। इसका जो उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज है, ठीक है। तो महाराजाधिराज है तो सभी, इसके ऊपर कोई सत्ता और नहीं है, ये पूरा स्वतंत्र है, स्वतंत्र राजा है, इसकी उपाधि से भी पता चल गया है, ठीक है। अगर ये खाली अधिराज होता तो किसी के अधीन शासन कर रहा होता, लेकिन यह जो है परम भट्टारक महाराजाधिराज है, तो यह एक स्वतंत्र राजा हो गया जिसके ऊपर कोई सत्ता नहीं है, ठीक है। अगला है संस्थापक अग्निवर्मन हो गया। अग्निवर्मन के बाद जो दूसरा राजा मिलता है वो द्युतिवर्मन हो गया। द्युतिवर्मन के बाद विष्णुवर्मन द्वितीय एक राजा मिलता है, ठीक है। विष्णुवर्मन भी राजा मिलता है, विष्णुवर्मन द्वितीय भी मिलता है, ठीक। अगला है शासन प्रबंध इनका शासन प्रबंध देख लेते हैं। शासन प्रबंध में जो सबसे ऊपर, किसी भी राजवंश में सबसे ऊपर जो स्थिति होती है, किसी भी शासन में सबसे ऊपर जो स्थिति होती है वह राजा की ही होती है। किसकी स्थिति होती है सबसे ऊपर, राजा की ही। सर्वोच्च अधिकारी जो होगा वो सबसे ऊपर का सर्वोच्च अधिकारी वो राजा ही होगा, चाहे वो राजवंश कोई भी हो, ठीक है। अगला है राजा का सहायक जो होता था इस काल में, पौरव वंश के काल में राजा के सहायक को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। अमात्य माने उसका प्रधानमंत्री हो गया ये, ठीक है। मेन मंत्री या प्रधानमंत्री कौन हो गया, उसका अमात्य हो गया, ठीक है। इतना तो सबसे ऊपर राजा हो गया, राजा के बाद उसका प्रधानमंत्री हो गया, उसे अमात्य कहते थे, ठीक है। उसके बाद राजा के रहने के स्थान को कोट कहा जाता था, ठीक है। पौरव राजवंश के काल में राजा के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था, कोट कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोट, ठीक है। मतलब कोट में रहता था राजा, ऐसा भी याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाता था कि पौरव राजवंश में राजा कोट में रहता था। कोट का अर्थ होता है किले, ठीक है, किले में रहता था। किले या गढ़ जो होते हैं उन्हें कोट भी कहते हैं, जैसे खगमरा कोट, ये कोट, तो वो किले ही हो गए सारे, ठीक है। तो किले में रहता था ये, कोट में रहता था, ठीक है। और कोट का सुरक्षा अधिकारी जो होता था उसे कहते थे कोटाधिकरण। तो कोट का सुरक्षा अधिकारी कोटाधिकरण, वैसे ही पता चल रहा है, ठीक है। कोट का है तो कोटाधिकरण हो गया वो, ठीक। तो कोटाधिकरण कोट की सुरक्षा का भार लिए हुए होता था कि कहीं राजा को कोई दिक्कत ना हो या कोर्ट में कोई मतलब अप्रिय घटना ना हो, इस प्रकार पूरी व्यवस्था कौन रखता था, कोर्ट की कोटाधिकरण नामक अधिकारी रखता था, ठीक है। अगला है लेखक वर्ग। उस समय लिखने वाले भी चंद लोग ही हुआ करते थे। लेखक वर्ग का जो प्रधान होता था, यानी लेखक का एक अलग से डिपार्टमेंट होता था, उसका जो प्रधान होता था उसे द्विविरपति कहा जाता था, ठीक है। लेखन कार्य करने वाला
ये यानी कि जैसे उनके शासन प्रबंध के जितने भी कार्य लिखे जा रहे हैं या फिर पत्र अत्र जो भी लिखने पढ़ने का जो कार्य करता था वो द्विविरपति करता था। कौन करता था? द्विविरपति। ठीक है। राज्यों के बीच संधि कराने वाला, जो राज्यों के बीच संधि कराता था, जब दो राज्यों का युद्ध होता था, इनका किसी के साथ युद्ध होता होगा तो दूत बनकर जाएगा कि आपके लिए संदेश आया है आदि आदि। ठीक है। इस प्रकार से जो दूत का कार्य करेगा उस समय, ठीक है, उसे कहेंगे संधि विग्रहक। राज्यों के बीच जो संधि कराएगा, ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? संधि विग्रहक कहा जाएगा। ठीक है। राज परिवार को सुरक्षा प्रदान करने वाला, राज परिवार को सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि कभी भी राज परिवार पर अटैक हो सकता है, तो राज परिवार के जो कमांडो हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? प्रतिहार कहा जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो सब इजी है। द्विविरपति लेखक वर्ग का प्रधान होता है। ठीक है। और संधि विग्रहक संधि कराने वाला हो गया, और प्रतिहार माने क्या हो गया? सुरक्षा प्रदान करने वाला। ठीक है। राज परिवार को सुरक्षा प्रदान करने वाला कौन हो गया? प्रतिहार हो गया। ठीक। अगला है प्रतिहार, मतलब जब किसी पे प्रति आघात करे, ऐसे प्रति आघात करे तो आघात क्या प्रतिहार करेगा वो। ठीक है। ऐसा ये याद हो जाता है। ठीक। अगला राजप्रसाद में, राजप्रसाद माने राजा के महल में, प्रसाद माने महल होता है। राजा के महल में आने जाने वालों की देखरेख करने वाला राजदरबारी कहलाता था। ठीक है। राजप्रसाद में जो आने जाने वालों की देखरेख करता था उसको क्या करते थे? उसको क्या कहते थे? राजदरबारी कहते थे। ठीक है। यानी राजा के महल में जो भी व्यक्ति आ रहा है, हर व्यक्ति पर नज़र रखी जाती थी कि कहीं कोई अप्रिय घटना को ना कर दे। ठीक है। इसलिए उसके लिए अलग सा अधिकारी नियुक्त कर रखा है, उसका नाम है राजदरबारिक। ठीक। अगला, शासक को की गई प्रार्थनाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने वाला। देखो राजा को जो भी राजा जब लोगों की, जनता की बात सुनता था तो जनता की बात को पहुंचाने वाला भी। ठीक है। डायरेक्ट राजा जनता से नहीं मिलता होगा क्योंकि उसके अपनी सुरक्षा का ध्यान है। ठीक है। तो इसलिए राजा क्या करता? डायरेक्ट ना मिलके उसने अपना एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ है जो कि सबकी जो समस्याएं होती थी उनको सुनकर राजा तक पहुंचाता था। ठीक है। उसका नाम था कार्गिक, मतलब कि कार में पहुंचाता था। ठीक है। समस्याओं को कार में राजा तक पहुंचाता था, तो ऐसे याद हो जाता है ये। ठीक है। कार्गिक कार में समस्याओं को पहुंचाता था। ठीक है। अब कार में पहुंचाए ना पहुंचाए ये याद करने के लिए है कि कार में पहुंचाता था। ठीक है। कार्गिक। अगला है भोजनालय की व्यवस्था देखने वाला। भोजनालय में हम क्या पीते हैं? सूप पीते हैं। ठीक है। तो भोजनालय की व्यवस्था देखने वाले को क्या कहेंगे? सूप कारपति। ठीक है। भोजनालय में सूप जहाँ पे सूप शब्द आ जाए तो सूप माने पीने वाला, तो भोजनालय की व्यवस्था देखने वाला होगा सूप वाला। ठीक है। कार वाला कार में ले जाएगा करके ऐसा याद हो जाता है ये। ठीक है। और द्विविरपति तो याद करना पड़ेगा ये। ठीक है। और प्रतिहार माने प्रतिआघात करने वाला। ठीक है। अगला है सैन्य प्रमुख। सैन्य प्रमुख माने बल होते हैं, जैसे हमारे 3 बल हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वैसे ही यहाँ पर भी बल है इनके। ठीक है। सैन्य प्रमुख माने बलाध्यक्ष हो गया, बलों का अध्यक्ष हो गया, ये तो वैसे ही डेफिनेटली वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। अगला है पैदल सेना का मुखिया। पैदल सेना का मुखिया कौन होता है? जमनपति। ठीक है। जमनपति पैदल सेना का मुखिया होता था। ठीक है। जमनपति, जामनपति। ठीक है। जा माने जाने वाला, पैदल जाने वाला। ठीक है। जामनपति करके याद हो जाएगा, ये पैदल सेना का मुखिया। ठीक है। अगला है भू व्यवस्था। तो इनके सारे अधिकारी याद हो गए, जमनपति हो गया, बलाध्यक्ष हो गया, कार्गिक हो गया, राजदरबारिक, प्रतिहार, संधि विग्रहक। ऐसे ही इनको किसे कहते हैं करके, प्रतिहार किसे कहते हैं, संधि विग्रहक किसे कहते हैं, जमनपति किसे कहते हैं, द्विविरपति किसे कहते हैं, इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है। अगला है भू व्यवस्था। पौरव राजवंश में उनकी जो भू व्यवस्था थी वह किस प्रकार चलती थी? ठीक है। आय का प्रमुख स्रोत जो होता था इनका भूमि कर होता था। ठीक है। उस काल में जो होता था शासन जितना भी चलता था वो सब भूमि कर से ही चला करता था। ठीक है। भूमि कर ही सबसे मेन हुआ करता था। ठीक है। तो पौरव वंश में आय का प्रमुख स्रोत जो हुआ करता था वो भूमि कर हुआ करता था, और भूमि कर को क्या कहते थे? भाग कहते थे। ठीक है। भूमि कर को क्या कहते थे? प्राचीन काल में जितने भी राजवंश चले हैं सबके लिए भूमि कर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और उसके अलावा अन्य कर ना के बराबर होते थे। ठीक होते थे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट होता था वो भूमि कर ही होता था। ठीक है। अन्य करों से उनकी इनकम ना के बराबर होती थी, सबसे ज़्यादा इनकम जो होती थी वो भूमि कर से ही होती थी। नोट, भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाग कहा जाता था। पौरव राजवंश में भूमि कर को भाग कहा जाता था। ठीक है। भूमि कर वसूलने वाले को भागिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भूमि कर वसूलने वाले को भागिक कहते थे। भाग को वसूलने वाला भागिक हो गया, वैसे ही समझ में आ गया। भूमि कर को भाग कह रहे हैं, भाग को वसूलने वाला भागिक हो गया। ठीक है। और भूमि कर की जो मात्रा ली जाती थी उपज का 6ठा भाग। प्राचीन काल में जितने भी राजवंश हैं, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री में हो, उत्तराखंड में हो, जो भी वसूलेंगे लगभग 1/6 भाग ही वसूलते हैं। ठीक है। उपज का 6ठा भाग ये लोग भी वसूला करते थे। इनके काल में, पौरव राजवंश के काल में भूमि जो हुआ करती थी वो 2 प्रकार की हुआ करती थी। पहली भूमि जो थी वो केदार भूमि थी। केदार भूमि माने सिंचित भूमि, और दूसरी भूमि हो गई सारी भूमि। सारी माने असिंचित भूमि, जिसमें खेती अच्छी ना हो। केदार जो सिंचित भूमि है, ठीक है, नदियों के अगल बगल की जो भूमि है जहाँ सिंचाई अच्छी हो रही है,
वहाँ पे उसे केदार भूमि कहेंगे और सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। जो उबड़ खाबड़ वाली ऊपरी जो भूमि होगी उसे सारी भूमि कहेंगे, जहाँ की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ठीक है, अगला तो ये हमारा टोटल राजवंश है। पौरव राजवंश के बारे में कुछ इतने तथ्य थे ये। ठीक है, इन तथ्यों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा राज्य जो था वो था गोभिषाण का राज्य। कौन सा राज्य था? गोभिषाण का राज्य। ठीक है, गोभिषाण का राज्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो गोभिषाण है ये पश्चिम में रामगंगा नदी से पूर्व में काली नदी या शारदा नदी तक विस्तृत था। और कनिंघम साहब कहते हैं कि गोभिषाण का अर्थ क्या हो गया? काशीपुर हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ लिखी है कि वर्तमान के जो काशीपुर हो गया, रामपुर हो गया, पीलीभीत क्षेत्र हो गया यूपी का, ठीक है, ये वाले जो क्षेत्र पड़ते थे ये इसी गोभिषाण राज्य में पड़ते थे। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक था, गोभिषाण राज्य का विस्तार। ठीक है, और गोभिषाण की पहचान कनिंघम ने कहाँ के रूप में की है? काशीपुर। काशीपुर में कहाँ पे? उज्जैनी का दुर्ग पड़ता है द्रोणासागर के ऊपर। ठीक है, उज्जैनी का किला पड़ता है, उस किले को कहा है उन्होंने गोभिषाण। गोभिषाण राज्य की राजधानी हुआ करती थी गोभिषाण ये। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ पे हुआ करती थी? उज्जैनी किले में। ठीक है, उज्जैनी किला इनकी राजधानी है। ठीक, अगला है तीसरा राज्य शत्रुघ्न राज्य। गोभिषाण के बारे में जानकारी इतनी ही है। तीसरा राज्य है शत्रुघ्न राज्य। ठीक, शत्रुघ्न राज्य में के बारे में ह्वेनसांग कहते हैं कि इसके पूर्व में गंगा नदी बहती थी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ यहाँ पे कि शत्रुघ्न के पूर्व में गंगा बह रही है, ये आपस में चिपके हुए हैं दोनों राज्य। ठीक है, इसके पश्चिम में, इसके शत्रुघ्न के पूर्व में है। ठीक है, और पूर्व में गंगा है, बीच में यमुना नदी बह रही है। गंगा के पश्चिम में यमुना नदी बहती है वैसे भी। ठीक है, तो पूर्व में गंगा एवं मध्य में यमुना नदी, और इसके उत्तर में देखो ये पूरा बृहद हिमालय का क्षेत्र है। तो इसलिए ह्वेनसांग कहता है कि इसके उत्तर में ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके भी उत्तर में हैं। ठीक है, अगला नोट, तीनों राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य था वो कौन सा राज्य था? पौरव का राज्य था। तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? पौरव का राज्य था। इसी के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो आज के लिए ये तीनों राजवंश हमारे आज के खत्म हो गए। जो हर्ष के बाद जिनकी उत्पत्ति हुई थी, तीनों ही राजवंश खत्म हो चुके हैं। और इसके बाद हम अगला राजवंश पढ़ेंगे कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, तो नोट्स भी बनाते रहना इनका। थैंक यू।